नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चक्रवाती तूफान अम्फान से पीड़ित पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा किया। प्रधानमंत्री पहले पश्चिम बंगाल पहुंचे और राज्य में तूफान पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की और पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की शुरुआती मदद का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्रीय टीम राज्य का दौरा कर नुकसान का विस्तार से आंकलन करेगी, जिसके आधार पर और केंद्रीय मदद मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस आपदा में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरा दुख जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने राज्य के लोगों को भी भरोसा दिलाया कि केंद्र संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है और पीड़ित इलाकों में पुनर्वास और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में हर संभव मदद मुहैया कराएगी। तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के तूफान पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर तूफान से हुई तबाही का जायजा लिया। उन्होंने तूफान पीड़ित इलाकों में चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की और ओडिशा को हर संभव केंद्रीय मदद का भरोसा दिया। उन्होंने ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए की शुरुआती मदद का ऐलान किया है। साथ ही मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए मुआवजे की भी घोषणा की। अम्फान से ओडिशा के तटीय इलाकों में कृषि समेत बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ समेत केंद्रीय एजेंसियां स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर राहत और पुनर्वास के काम में जुटी हुई हैं। गांव तक नागरिकों को क्या करना है ऐसे संकट के समय, इसकी भली भांति जानकारी होने के कारण यहां जीवन बचाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। राज्य सरकार ने भी विस्तार से मेरे सामने सारी बातें रखी हैं। यहाँ की सरकार की व्यवस्था की तरफ से बहुत ही जल्द उसका आकलन करके रिपोर्ट भारत सरकार को मिलेगी। भारत सरकार की टीम भी तत्काल यहाँ पहुँचेगी और पूरी परिस्थिति का रिव्यू कर करके लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रिहेबिलिटेशन की बात हो, इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को नीतिगत दरों में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया। इसके बाद से रेपो रेट 4%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट 4.25% और रिवर्स रेपो 3.35% पर आ गए। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने टर्म लोन पर मोरेटोरियम को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। पहले ये सुविधा 31 मई को खत्म हो रही थी। आयात और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने प्री और पोस्ट शिपमेंट पीरियड को 1 साल बढ़ाकर 15 महीने कर दिया है और साथ ही विदेशी मुद्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक्सिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज मुहैया कराया जा रहा है। देश की आर्थिक स्थिति के बारे में अनुमान लगाते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 की वजह से विकास दर के नेगेटिव
टेरिटरी में जाने की आशंका है। हालांकि उन्होंने ये विश्वास जताया है कि इस वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखी जा सकती है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,234 और मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही देश में अब तक 48,533 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट बढ़कर करीब 41% हो गया है। जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के अब तक सबसे ज़्यादा 6,088 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 1,18,447 हो गई। इनमें 66,000 से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना ने से 148 और लोगों की मौत के साथ ही इस बीमारी से अब तक 3,583 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की जांच में भी तेजी आई है। शुक्रवार दोपहर तक देश में 27,55,714 नमूनों की जांच की जा चुकी है। रेलवे ने 12 मई से शुरू की गई 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में रिजर्वेशन और बुकिंग की प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। अब यात्री इन ट्रेनों में 30 दिन पहले टिकट खरीद सकते हैं। इन ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सेवा नहीं होगी। RAC और वेटिंग टिकट भी जारी किए जाएंगे, लेकिन यात्री वेटिंग टिकट के आधार पर सफर नहीं कर सकेंगे। कंफर्म टिकट के लिए पहला चार्ट ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले और दूसरा चार्ट 2 घंटे पहले जारी किया जाएगा। टिकट IRCTC की वेबसाइट के अलावा मान्यता प्राप्त एजेंटों और केंद्रों से खरीदे जा सकते हैं। बुकिंग की यह सुविधा 24 मई से शुरू होगी, जिसके तहत 31 मई या उससे आगे की ट्रेनों में रिजर्वेशन टिकट लिया जा सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील दी है। सरकार ने विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि OCI कार्ड धारकों को भारत वापस आने की अनुमति दी। इनमें ऐसे OCI कार्ड धारक शामिल हैं जो परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों में भारत आना चाहते हैं। विदेश में जन्मे भारतीय नागरिकों के उन नाबालिग बच्चों को देश आने की अनुमति दी गई है जो OCI कार्ड धारक हैं। इसके अलावा ऐसे दंपतियों को भी भारत आने की इजाज़त दी गई है जिसमें पति या पत्नी OCI कार्ड धारक हैं और दूसरा भारतीय नागरिक है, साथ ही उनका भारत में स्थायी निवास है। इसके अलावा विदेश के विश्वविद्यालयों के OCI कार्ड धारकों जिनके माता पिता भारत में रहते हैं, उन्हें भी भारत लौटने की इजाज़त दी गई है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE ने 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी। ये परीक्षाएं कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दी गई थी। परीक्षाओं का आयोजन 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच किया जाएगा। इस बार परीक्षा रविवार को भी आयोजित की जाएगी। कोरोना संक्रमण की वजह से ICSE यानी कि कक्षा 10 के 6 विषयों के पेपर और ISC यानी कि 12वीं कक्षाओं के 8 पेपर नहीं हो सके थे। ये सभी परीक्षाएं मार्च में होनी थीं, जो अब जुलाई में आयोजित की जाएंगी। CISCE ने डेट शीट के अलावा छात्रों और शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसकी पूरी जानकारी CISCE.org पर मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की कमान संभाल ली। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए WHO के कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की अध्यक्षता की। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उन्हें पता है कि ऐसे समय पद संभाल रहे हैं जब दुनिया कोरोना महामारी के कारण वैश्विक संकट से गुजर रही है। इस वक्त हम सभी समझते हैं कि अगले 2 दशकों में हमारे सामने कई स्वास्थ्य चुनौतियां होंगी। ये सभी चुनौतियों जो हैं वो एक साझा प्रतिक्रिया और सहयोग की मांग करती हैं। उनका ये मानना है कि स्वास्थ्य, आर्थिक प्रदर्शन और मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सबसे अहम है। डॉक्टर हर्षवर्धन कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष 1 साल के लिए रहेंगे, जबकि बोर्ड के सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। पाकिस्तान में शुक्रवार को लाहौर से कराची जा रहा एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के वक्त विमान में चालक दल के 8 सदस्यों समेत कुल 99 लोग सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त हुआ यात्री विमान A320 पाकिस्तान की राष्ट्रीय विमानन कंपनी PIA का था। जिस वक्त यह हादसा हुआ तब विमान कराची एयरपोर्ट को लैंड करने वाला था। इससे ठीक पहले विमान एयरपोर्ट के नज़दीक रिहायशी इलाके में क्रैश कर गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने हादसे की तत्काल जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं।
पाकिस्तान में हुए विमान हादसे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा अफसोस जताया है। उन्होंने एक ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और इसी के साथ फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही। अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। दीजिए इजाजत। नमस्कार।